Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैडम। Sir, you may start the class. मेरी आवाज़ आ रही है आपको, साफ आ रही है? जी आ रही है सर। ठीक है, तो अभी बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं, 2 बजे स्टार्ट करते हैं पूरे। ठीक है सर, मैं म्यूट पे हूँ, कुछ हो तो चैट विंडो पे डाल दीजिए या मेरे को कॉल आउट कर लीजिएगा। अ, अभी कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं? अभी तो 18 हुए हैं अभी। ठीक है, करिएगा। हाँ जी। सर ये स्टूडेंट्स को बोल दीजिए अपनी वीडियो बंद कर दे। ये अजीम खान बार बार, मैं इनको वीडियो उस पे ऑफ पे कर रही हूँ, बार बार अपना वीडियो दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक बार इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज वी डोंट वांट एनी वीडियो। ठीक है जी। जी जी। स्टूडेंट अपनी वीडियो और वॉइस भी म्यूट करके रखें, जो भी स्टॉप कर दें प्लीज़।
हेलो। सर। हाँ जी, मैम स्टार्ट करें। हाँ जी सर। जी। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं सुभाष चंद्र, प्रशिक्षण अधिकारी, एनआईटी कानपुर। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं टीम निम्मी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से ये वर्चुअल क्लासेस संभव हो रही हैं। हमारा आज का टॉपिक है सी टर्निंग प्रोग्रामिंग। तो सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामिंग में मैं आज आपको सिंपल प्रोग्रामिंग बताऊंगा। अगर आप लोग नोट और पेन लेके बैठेंगे और जो बातें मैं आपको बताऊंगा अगर उनको नोट करोगे तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद
हेलो। हेलो। हाँ जी सर। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी सर, आ रही है आवाज़। पहले भी आ रही थी? सर बीच में थोड़ी नहीं आई है। हेलो। सर अब आ रही है। नहीं, ये आ रही बच्चे। है ना? हाँ जी हाँ जी। जी। आ गई सर, स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो अभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही ये है, आ रही है। सर आ गई, सर आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास सीएनसी मशीन है। सीएनसी मशीन है जिसमें ये चक है, टर्ट है, कंट्रोलर्स है। चक में हम जॉब को बांधते हैं, टर्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल बांधते हैं, टर्निंग टूल, ग्रूविंग टूल, थ्रेडिंग टूल, बोरिंग टूल, इस तरह से हम टूल बांधते हैं। ये हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं। कंट्रोलर्स है फानुक का कंट्रोलर, सीमेंस का कंट्रोलर, इस तरह से कंट्रोलर्स होते हैं जहाँ से हम मशीन को ऑपरेट करते हैं और प्रोग्राम बना के हम कोई भी जॉब बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जॉब को बांधेंगे, टूल बांधेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, जॉब का ऑफसेट लेंगे और प्रोग्राम को ऑटोमेटिक रन करेंगे, तो जॉब हमारी कंप्लीट बनके ही मशीन हमारी रुकेगी। इसके बाद मैं बात कर रहा था एडवांटेज ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी। एडवांटेज ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी में क्या है? हाई एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी। हम ज्यादा एक्यूरेसी से मशीन बना सकते हैं। और रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब है? रिपीटेबिलिटी में हम जैसे मैनुअल मशीन्स में हम जॉब बनाते हैं तो सेम साइज की जॉब नहीं बन पाती है। सेम साइज की जॉब नहीं बनने से हमारे पास 10, जस्ट सपोज करो हम 10.02 साइज बना रहे हैं तो दूसरी जॉब का अलग डिफरेंट साइज आएगा, 10.03 आएगा, 10.04 आएगा। तो सीएनसी में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सीएनसी अगर एक साइज हमारा 10.02 बन गया तो नेक्स्ट जॉब का भी 10.02 ही बनेगा, थर्ड जॉब का भी 10.02 बनेगा। तो इस प्रकार से रिपीटेबल जो साइज है वो रिपीट होता है अपना। क्योंकि मैनुअल मशीनों में बहुत मुश्किल होता है। रिड्यूस इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। जिस प्रकार मैं बात कर रहा था कि हम कन्वेंशनल मशीनों में जॉब बनाते हैं, साइज चेक करते हैं और साइज चेक करने के बाद बार बार फिर जॉब कट लगाते हैं, फिर साइज चेक करते हैं, फिर कट लगाते हैं, फिर साइज चेक करते हैं, तो बार बार साइज चेक करते रहते हैं। जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमारा टाइम काफी वेस्ट होता है। सीएनसी मशीन में प्रोग्राम एक बार रन कर दिया, प्रोग्राम कंप्लीट चलने के बाद, जॉब बनने के बाद मशीन रुकेगी, फिर हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और वो भी हर एक जॉब, क्योंकि हर बार साइज अपना रिपीट होता है, इसलिए हर पीस की हर डायमेंशन को बार बार इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ क्रिटिकल डायमेंशन उनको बार बार करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हर एक डायमेंशन को बार बार इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि हमें मैनुअल मशीनों में बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ईज ऑफ असेंबली एंड इंटरचेंजेबिलिटी। सीएनसी में बने हुए पार्ट्स को असेंबल करना बहुत आसान होता है और इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनाने बहुत आसान होते हैं। लेस स्क्रैप एंड रीवर्क। स्क्रैप मशीनों में कम निकलता है, रीवर्क भी कम होता है, जगह की बचत होती है, स्पेस सेविंग। लेस मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडल हमें कम करना पड़ता है एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन, क्योंकि 10 मशीनों का काम एक अकेली सीएनसी कर सकती है, 10-15 मशीनों का काम। तो इसलिए मशीन मटेरियल हैंडल हमें कम करना पड़ता है। लेस पेपर वर्क, जब मशीनें नहीं होंगी तो पेपर वर्क भी
कम ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सीएनसी मशीनों में पेपर वर्क भी हमें कम करना पड़ता है। लेस इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम पड़ती है हमारे पास, गिनती जो करते हैं हम वो भी हमें कम करनी पड़ती है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिजाइन चेंज, हमारे पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब मर्जी हम अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं सीएनसी टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं आपको कि कन्वेंशनल मशीन में सपोज करो कोई जॉब बना रहे हैं, कोई डाई बना रहे हैं हम, उसमें कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, कोई ग्लेज यूज कर तो हमें अगर चेंज करना पड़ेगा तो उसकी डाई चेंज करनी पड़ेगी या उसकी टेम्पलेट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें प्रोग्राम में अपना चेंज कर देना है, उसका रेडियस, उसका कंटूर जो भी चेंज करना है, रेड साइज चेंज कर देना है, और हमारा हम आसानी से अपना डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। डिजाइन फ्रीडम फॉर कॉम्प्लेक्स शेप एंड कंटूर्स, जो कठिन शेप होती हैं, इरेगुलर सरफेस, सपोज करो बॉल बनानी है टर्निंग मशीन पे, तो कन्वेंशनल मशीन में हमें बॉल बनाने में काफी दिक्कत आएगी, काफी टाइम लगेगा, बन जाएगी लेकिन वो एक्यूरेट नहीं बनेगी। जबकि हमारे पास सीएनसी मशीन में हम आसानी से बॉल बना सकते हैं और बहुत एक्यूरेट बॉल बना सकते हैं। तो इस तरह के जो कठिन शेप हैं वो हम सीएनसी मशीनों में बड़े आसानी से और बहुत एक्यूरेट बना सकते हैं। रिड्यूस टूलिंग, टूलिंग काफी हद तक सीएनसी मशीनों में रिड्यूस हो जाती है, एक ही टूल से तीन तीन चार चार काम हम कर सकते हैं। बेटर मशीन यूटिलाइजेशन, मशीन को हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, 20-22 घंटे चला के हम मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। बेटर मैनेज प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट कंट्रोल, हम प्रोडक्शन को और मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास सीएनसी वर्कशॉप है। अब जो मैं कंट्रोलर बात कर रहा था, अलग अलग कंट्रोलर्स होते हैं सीएनसी मशीनों में। जिस प्रकार आप मोबाइल यूज, कोई नोकिया का मोबाइल यूज करता है, कोई सैमसंग का मोबाइल यूज करता है, तो अलग अलग मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें थोड़े से फंक्शन, जो अगर ऑपरेट करने के फंक्शन क्या है, थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो कंपनियां हैं सीएनसी मशीनें बना हैं उनमें कंट्रोलर्स लगाती हैं। कंट्रोलर्स कौन कौन से होते हैं? सीनोमेरिक कंट्रोल्स, फानुक कंट्रोल। सीनोमेरिक जो है वो जर्मनी का कंट्रोलर्स है, फानुक जो है वो जापान का कंट्रोलर्स है। हेड एंड हैंड मित्सुबिशी कंट्रोलर हैं जो कि कोई भी मैन्युफैक्चरर सीएनसी मशीन का मैन्युफैक्चरर इन कंट्रोलर्स का यूज करता है। ये भी अलग अलग साइज, अलग अलग मॉडल में आते हैं। जितना महंगा लोगे, जितना महंगा कंट्रोलर लगेगा मशीन पे, कॉस्ट बढ़ेगी और उतनी उसमें फीचर्स ज्यादा होंगे। तो मोस्टली ये दो कंट्रोलर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सिनोमेरिक और फानुक कंट्रोलर। आपको इंडस्ट्री में ये कंट्रोलर्स बहुत ज्यादा मिले। हेड एंड हैंड थोड़ा कॉस्टली कंट्रोलर है, जिसमें कि हमें प्रोग्रामिंग करने में काफी आसानी हो जाती है। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी मशीनें और अपने ही कंट्रोलर्स लगाते हैं, जैसे हास है, मजाक है, सिंसिनाती है। ये अपनी मशीनों पे अपने ही कंट्रोलर्स लगाते हैं। तो कंट्रोलर्स आमतौर पर सेम होते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स का डिफरेंस होता है, वाइज सबका वर्किंग स्टाइल सेम ही होता है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सिस की। अभी सीएनसी टर्निंग हमारे पास दो या 3 एक्सिस हो सकती है। जो हमारे पास सीएनसी टर्निंग मशीन होती है, अगर हम सीएन कन्वेंशनल लेथ की बात करें, लेथ मशीन की बात करें, तो उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड है ना आपको, लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड, जो लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड होते हैं उसको यहाँ पे हम उसको जेड एक्सिस बोल देते हैं। तो जेड एक्सिस में जब टूल हमारा आगे चक की तरफ को जाएगा तो जेड माइनस, जब हमारा टेल स्टॉक की तरफ को जाएगा तो जेड पॉजिटिव। इसी प्रकार हमारा जो साइड है उसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं। तो एक्स एक्सिस, अगर हमारा टूल चक के सेंटर में जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा, तो एक्स माइनस, और
पीछे को आएगा तो एक्स पॉजिटिव। तो ये दो हमारे पास मोस्टली ये दो एक्सिस होते हैं टर्निंग मशीन्स पे। तो चक किसी किसी मशीन में चक भी सी एक्सिस होता है। आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएं। अगर नोट पैड और पेन अगर नोट नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए जरूर इसको नोट करें। जब हम जब हम मैनुअली मशीन को चलाते हैं, मैनुअल मोड मीन्स जॉग मोड। तो जी जॉग मोड, तो जॉग मोड में जब हम मशीन को चलाते हैं तो जब टुवर्ड स्पिंडल नेगेटिव, स्पिंडल की तरफ जाऊंगा नेगेटिव, जेड नेगेटिव दबाऊंगा, जेड नेगेटिव का बटन दबाऊंगा और तो टूल मेरा स्पिंडल की तरफ जाएगा, मतलब चक की तरफ को जाएगा। मूविंग अवे फ्रॉम स्पिंडल, स्पिंडल से दूर करना है हमें तो जेड पॉजिटिव। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड है वो जेड एक्सिस है। टूल को अगर स्पिंडल की तरफ लेके जाना है जेड नेगेटिव, स्पिंडल से दूर लेके जाना है जेड पॉजिटिव। उसी प्रकार टूल को अगर सेंटर चक पे या स्पिंडल के सेंटर में लेके आना है एक्स नेगेटिव, और अगर सेंटर से दूर करना है तो एक्स पॉजिटिव। तो ये जॉग मोड है। जॉग मोड में हम मशीन को मैनुअली चला सकते हैं, जैसे मैनुअली हम हाथ से चलाते हैं वैसे मैनुअली चलाने के लिए ये हमारे पास मैनुअली हम मशीन को रन कर सकते हैं। उस पर ऑटो मोड में जब हमारे पास प्रोग्राम बनने के बाद जब हमारी मशीन चलेगी तो मशीन चलाने पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जॉब का जीरो लेना पड़ेगा। वर्क पीस जो है, वर्क पीस का जीरो ऑफसेट। तो वर्क पीस का जीरो ऑफसेट लेना पड़ेगा। तो जीरो ऑफसेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो ऑफसेट लेते हैं। तो याद रखिए जो एक्स एक्सिस का जीरो होता है वो जॉब का सेंटर पॉइंट या स्पिंडल का सेंटर पॉइंट, स्पिंडल का सेंटर पॉइंट हमारा हमें जॉब का सेंटर पॉइंट कहो, चक का सेंटर पॉइंट कहो या स्पिंडल का सेंटर पॉइंट कहो, एक ही बात है। वो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस का जीरो पॉइंट होता है। और जो हमारा जेड एक्सिस का हम फेस को जीरो कर सकते हैं, बटिंग पॉइंट के फेस को जीरो कर सकते हैं, जहां पे हम चक पे बट करते हैं वहां पे जीरो कर सकते हैं। अगर हम फेस को जीरो करते हैं तो ये जीरो यहाँ पे हो गया। अभी ये यहाँ पे एक ग्राफ बन गया। ये जहां पे मेरा कर्सर है इसको देखिए ध्यान से। तो कर्सर में कर्सर हटा, कर्सर यहाँ पे है वो हमारा जीरो जीरो पॉइंट है। तो इस पॉइंट से मेरी कर्सर की तरफ ध्यान से देखिए। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा हमारे एक्स पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या होगा, एक्स पॉजिटिव। और ये जो नीचे का एरिया है ये हमारे पास क्या है, एक्स नेगेटिव। उसी प्रकार हम जेड की डायरेक्शन में देखें तो ये जो यहाँ पे हमने जीरो माना है इससे आगे आगे ये वाला जो एरिया है ये क्या है हमारे पास जेड नेगेटिव। और इसके पीछे वाला जो एरिया है जहां मेरा कर्सर चल रहा है ये हमारे पास जेड पॉजिटिव। तो अभी हमारे पास अगर हम इस टर्निंग करेंगे या वो करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हमारी पास डायमेंशन क्या आएंगी, एक्स हमेशा पॉजिटिव में रहेंगी और जेड भी, जेड अगर इस एरिया में काम करेगा तो नेगेटिव में और इससे पीछे पीछे रहेगा तो पॉजिटिव में। तो आप देखिए अगर ये पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट होगा, मेरे कर्सर की तरफ देखिए ये पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट होगा। तो मूविंग लेफ्ट टुवर्ड्स स्पिंडल की तरफ तो जेड नेगेटिव, अगर स्पिंडल की तरफ जाएंगे तो जेड नेगेटिव। मूविंग राइट अवे, अवे फ्रॉम स्पिंडल, स्पिंडल से दूर लेकिन यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से दूर तो जेड पॉजिटिव। मूविंग अबव
स्पिंडल सेंटर लाइन से ऊपर, इस सेंटर लाइन से ऊपर ऊपर होगा तो एक्स पॉजिटिव, और इस सेंटर लाइन से नीचे नीचे होगा तो एक्स नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव ऊपर की साइड और एक्स नेगेटिव नीचे की साइड। अभी हम एक्सिस कंट्रोल डायरेक्ट की बात करते हैं। एक बार फिर से वही चीज हम यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये हमारे पास एक जॉब है जिसका ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारा क्या है, वर्क पीस 0 0 है। यहाँ पे हमारा वर्क पीस 0, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये एरिया जो हमारा अभी हमारे ये जॉब है हमारी। अब हम अगर इस पे देखें तो ये वाले डायरेक्शन में जो टूल हमारा इस पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एक्स पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। जो भी कोऑर्डिनेट निकलेगा हमारा वो एक्स पॉजिटिव जेड पॉजिटिव। जिस तरह ग्राफ होता है, ग्राफ को ही आपने फॉलो करना है। आपने 10th में ग्राफ होगा, जिस तरह हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सेम इसमें भी वही है। उसमें एक्स वाई होगा। एक्स वाई हमारा होता है मिलिंग मशीन में। यहाँ पे हम टर्निंग की बात कर रहे हैं तो टर्निंग में एक्सिस हमारे एक्स और जेड। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो है हमारा जेड एक्सिस, और जो क्रॉस एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस। तो ये जो पहला ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारा एक्स पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। ये हमारा जो एरिया है यहाँ पे, जहां मेरा अभी कर्सर चल रहा है यहाँ पे, ये एरिया में एक्स पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। उसी प्रकार उसके नीचे एक्स नेगेटिव जेड नेगेटिव, एक्स नेगेटिव जेड पॉजिटिव। यानी कि इस लाइन से पीछे पीछे पूरा जेड पॉजिटिव रहेगा, इस लाइन से आगे जेड नेगेटिव रहेगा। और ये जो सेंटर लाइन है, स्पिंडल का सेंटर है, जो उससे नीचे नीचे एक्स नेगेटिव और उससे ऊपर एक्स पॉजिटिव। सॉरी एक मिनट, इसमें हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोग्राम वर्क पीस 0 पॉइंट ऑन द प्रोग्राम बी डिसाइड इन एडवांस। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने से पहले पहले हमें ये 0 पॉइंट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें ये इस रखना है या यहाँ रखना है। लेकिन एक्स एक्सिस का तो सेंटर पॉइंट ही हमेशा 0 रहेगा। जेड का हमें डिसाइड करके पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि 0 पॉइंट हमारा कहाँ पे रहेगा। दिस वर्क पीस 0 x0 and z0 is treated as reference or for programming and machining starting travel। तो ये हमें को हम यहाँ पे 0 पॉइंट कहेंगे या 0 ऑफसेट कहेंगे या x0 z0 कहेंगे इस पॉइंट को। तो x एक्सिस diametrical dimension of the workpiece are decided with x as spindle center is x0। जो इसमें स्पिंडल का सेंटर पॉइंट है, स्पिंडल का सेंटर है, वो हमेशा x0 x0 रहेगा। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन ऑफ द वर्कपीस इज डिसाइडेड विद एड्रेस z एज द वर्कपीस फिनिश्ड सरफेस इज z0। चाहे हम इस पॉइंट को, चाहे इसके पीछे वाले पॉइंट को हम 0 मान सकते हैं। यहाँ पे इसने फ्रंट में जो फेस है उसको इसने 0 माना है। तो टर्निंग में मैं एक बात और ध्यान से रखने वाली बात होती है, टर्निंग में एक्स एक्सिस में डायामीटर ही लिखा जाएगा। एक्स एक्सिस में हमेशा डायामीटर, 10 डाया 20 डाया 30 डाया, तो डायामीटर ही लिखा जाएगा एक्स में। अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। एब्सोल्यूट कमांड एक्स एंड जेड। कुछ हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो प्रकार के कोऑर्डिनेट की हम अगर अभी स्टार्टिंग में हम दो प्रकार के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों में क्या अंतर होता है? द कमांड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड जेड। जो एक्स एंड जेड है यहाँ पे, ये यहाँ पे
ये यूज हो रहे हैं हमारे पास एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए, और इंक्रीमेंटल कमांड यू एंड डब्ल्यू, और इंक्रीमेंटल कमांड के लिए यू एंड डब्ल्यू यूज हो रहा है। मतलब यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डब्ल्यू जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट। तो अगर हम बात करें पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये 0 पॉइंट है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या लिखा क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यू एंड डब्ल्यू इन इंक्रीमेंटल कमांड, जब हम यू एंड डब्ल्यू यूज करते हैं तो वो इंक्रीमेंट कमांड के लिए यूज करते हैं। जब मतलब यू लिखेंगे तो यू का मतलब है एक्स एक्सिस, जब हम डब्ल्यू लिखते हैं तो इसका मतलब है जेड एक्सिस। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यू और डब्ल्यू के वो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंट्रोलर वो समझेगा जब यू लिख रहे हो तो यू मींस इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट लिख रहा है एक्स एक्सिस का। जब हम डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो डब्ल्यू यूज हो रहा है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट है जेड एक्सिस का। जब हम एक्स एक्सिस यूज करेंगे, एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं हम एक्स एक्स 0 या एक्स 10 एक्स 15 लिख रहे हैं हम, तो वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है एक्स का। जब हम जेड यूज करेंगे तो वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है जेड एक्सिस का। तो ये चीज नोट करने वाली बात है, ये फानुक कंट्रोलर में है कि एब्सोल्यूट में एक्स और जेड यूज करेंगे और इंक्रीमेंटल में यू एंड डब्ल्यू यूज करेंगे। तो अभी आप ये ग्राफ देख लीजिए, इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास ये एक्स 20 जेड 10, ये जो पॉइंट है एक्स 20 और जेड 10, यहाँ से हमें एक्स 20 जेड 10, यहाँ पे ये हमारा टूल पोजीशन कर रहा है, ये एक्स 20 जेड 10। अब हम इंक्रीमेंटल में हम G91 भी यूज कर सकते हैं यू और डब्ल्यू की जगह पे। एक्चुअल में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का कोड जो होता है वो G90 एब्सोल्यूट का और G91 इंक्रीमेंटल का। तो G91 एक्स -10 क्योंकि वो नीचे आ रहा है, और जेड 5। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम अगली नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स की। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में मुझे ये कुछ बच्चों की पिक्चर्स नजर आ रही है, जिसमें जिसमें बच्चे मोस्टली ऐसे सुन रहे हैं। तो, तो इस सुनने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप कुछ जब तक इसको नोट नहीं करोगे। तो इसको थोड़ा नोट कीजिए, तो तब जाके आपको फायदा होगा। अदरवाइज नोट नहीं है तो ये कहानी आप भूल जाएंगे। इसलिए जो आपको नोट करने वाली चीज लगती है उसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक हमारे पास ये ड्राइंग है, जिसमें इसका फर्स्ट स्टेप का डाया 10 mm है, 20 mm है, 30 mm है, 32 mm है। तो यहाँ पे हम 15 mm की फर्स्ट स्टेप की लेंथ 15 mm है, स्टेप की लेंथ 30 mm है, थर्ड स्टेप की लेंथ 45 mm है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में हम, मैंने आपको जैसे बताया, एक्स एक्सिस के लिए एक्स यूज करते हैं और जेड एक्सिस के लिए जेड यूज करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये सिक्स पॉइंट है, ये सेवंथ पॉइंट है, ये एट पॉइंट है। इनके हमें कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट में जो आपका 0 पॉइंट है सारी डायमेंशन वहीं से लेनी है हमें, सभी डायमेंशन हमें 0 ऑफसेट से ही लेनी है, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो जहां पे हम P1 है, P1 में हमारा क्या है x0 z0। P2 में हमारा क्या है x10, ये हमारा 10 डाया है। तो टर्निंग में हमेशा हमें डायामीटर ही मेंशन करना है। वैसे ही
यहाँ तक का P1 से लेके P2 का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, लेकिन हमने डायामीटर ही मेंशन करना है, टर्निंग में हमेशा डायामीटर ही मेंशन किया जाता है। तो P2 में हमने क्या लिख रहे हैं, का कोऑर्डिनेट क्या है x10 z0, क्योंकि z में कोई मूवमेंट नहीं है, जो यहाँ पे z0 था इसलिए यहाँ पे भी z0 ही है। P3 में हमारा क्या आएगा, x z माइनस 15, x10, ये देखिए यहाँ से x10 है ये, और यहाँ से ये x z15 है। तो P4 में हमारा क्या आएगा, P4 में हमारा x का डाया क्या है 20, तो P4 में x 20 और z माइनस 15 ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से से 15 मिलीमीटर दूरी पे है z एक्सिस, तो 15। P5 में हमारा x 20 और z माइनस 30, आप यहाँ पे देख लीजिए, P5 में x 20 z 30। P6 में हमारा x 30 हो गया, क्योंकि 30 डाया बन गया यहाँ पे, और z माइनस 30 रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे z था यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे 30 था, तो इसलिए यहाँ पे भी 30 रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन है 30। P7 पे x हमारा 30 रहेगा, x 30 और z माइनस 45, और P8 पे x 30 माइनस 45, तो आप देख लीजिए 32, सॉरी x 32 और z माइनस 45। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, सारे अपने 0 पॉइंट से ही सारी डायमेंशन 0 पॉइंट से ही देनी है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए तो हम प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में हम एक्स एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए यूज करते हैं u, इंक्रीमेंटल के लिए w, या हम और G91 यूज कर रहे हैं तब तो x और z यूज करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे u एंड w भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप u और w यूज कर रहे हो तो वो सिस्टम ये समझ लेगा कि आप इंक्रीमेंटल यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल डायमेंशन, उसमें G91 यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, u का यूज करना है x की जगह पे और w का यूज करना है z की जगह पे। सिस्टम समझ जाएगा कि आप इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे P1 सेम ड्राइंग है, जो ऊपर ड्राइंग थी वही ड्राइंग है, P1 P2 P3 P4। तो P1 का हमारा यहाँ पे U0 W0। अब P2 में क्या आएगा, U10, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डायामीटर ही लिखना है हमने। P2 में U10 और W0, क्योंकि फेसिंग में हमारा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है जेड का, इसलिए W देगा। P3 में हमारा क्या है, U0 क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैं आपको करता हूँ मतलब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट बताया था, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में सारी डायमेंशन अपने 0 पॉइंट से ही ली जाती है। इस प्रकार इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में 0 पॉइंट चेंज होता रहता है। चेंज होगा मतलब जब यहाँ पे था तो यहाँ से हमने ये लिया, अब हमने P3 का लेना है, तो P3 का ओरिजिन हमारा क्या बन गया, P2 बन गया, ओरिजिन हमारा P2 बन गया, तो P2 ओरिजिन बन जाएगा, तो U0 ही रहेगा, क्योंकि जो P2 में था वही P3 एक्स एक्सिस है, तो इसलिए P3 में U0 और W माइनस 15, क्योंकि यहाँ से ये 15 मिलीमीटर हमारी लेंथ है स्टेप की।
P4 में हमारा U आएगा। अब देखिए ये हमारा P4 के लिए हमारे पास P3 ओरिजिन बन गया। अब P3 ओरिजिन बन गया तो हमारे पास क्या आएगा 10, डायामीटर 20 है लेकिन ओरिजिन हमारा ये है P3। तो P4 में हमारा U10 और W0 P4 में देखिए U10 W0। P5 में हमारा P5 के लिए हमारे पास ओरिजिन बन गया P4। तो P5 में हमारा क्या आएगा U0 और W-15। उसी प्रकार P6 में हमारा U10 और W0। P7 में क्या आएगा हमारा U0 और W-15। W-15 यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और P8 में U2 और W0। तो इस प्रकार से हम इंक्रीमेंटल कोड मतलब एब्सोल्यूट और में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट में हमारा ओरिजिन एक रहता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में हमारा ओरिजिन एक रहता है, उसी ओरिजिन से हमने सारी डायमेंशन सारे कोऑर्डिनेट लेने हैं। इंक्रीमेंटल में हमारा ओरिजिन चेंज होता रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं इंक्रीमेंटल U0 W0। P2 में P U10 W0। P3 में U0 W-15। P4 में U10 W0। P5 में U0 -15 W-15। एक मिनट। P7 में 0। P7 में U0 W-15। P8 में U2 और W0। तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो हम इजीली एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है जहाँ पे एक जॉब दे रखी है जिसमें ये स्टेप टर्निंग है और उसमें 2 mm की चैम्फर लगी हुई है। ये 2 mm की चैम्फर लगी है। तो एक बार यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट में कोऑर्डिनेट निकालने हैं और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल में कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, आप भी पेन और इसमें निकालने की पहले हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट में मैंने क्या बताया था आपको, एब्सोल्यूट में मैंने बताया था आपको कि एक जगह पे ही रहता है। तो इस ओरिजिन से ही सारी डायमेंशन हमने लेनी है। तो अब हम हमारे यहाँ इसमें 10 पॉइंट है, P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 P10। तो हम अभी फर्स्ट P1 का देखेंगे तो क्या आएगा X0 Z0 X0 Z0। P2 में आएगा X10 Z0। P2 में क्या आएगा X10 Z0। P3 में क्या आएगा, P3 में भी X10 और Z-15 क्या आएगा P3 में यहाँ पे क्या आएगा X10 Z-15। अब P4 में क्या है, ये डाया 20 मिलीमीटर है, यहाँ पे चैम्फर लगी हुई है 2 मिलीमीटर। आप देखो टर्निंग में क्या होती है, जॉब क्या होती है, रिवॉल्व होती है। मतलब जो ये हाफ पोर्शन यहाँ है, हाफ पोर्शन इसके नीचे आएगा। तो ये 2 मिली
डिस्टेंस होगा तो 2 मिलीमीटर नीचे कटेगा, तो 2 और 2 4 कट जाएगा, तो 20 में से 4 माइनस हो गया तो कितना रह जाएगा, P4 में 16। डायमीटर कितना आ जाएगा, 16। तो P4 में x16 z-15। पता चल रहा है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है या कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अनम्यूट कर से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, लेकिन एक एक करके। P4 में क्या आएगा हमारे पास, x16। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, P4 में कैसे x16 आएगा। ये डाया हमारे पास 20 है, 2 मिलीमीटर की चैम्फर लगी हुई है, 2 मिलीमीटर की चैम्फर लगी है, तो 2 मिलीमीटर माइनस, हम कई बच्चे क्या करते हैं 2 मिलीमीटर माइनस कर लेते हैं और x18 लिख लेते हैं। दो इधर से है तो जॉ क्योंकि रिवॉल्व होती है, तो रिवॉल्व होने के कारण 2 मिली चैम्फर इधर और 2 मिलीमीटर दूसरी साइड से, तो 4 मिलीमीटर माइनस होगा। तो इसलिए P4 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x16 16 और z-15 15। P5 का क्या आएगा, x50 z- ये 15 था, 2 मिलीमीटर और ऐड हो जाएंगे 17 17। P6 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, P6 में x20 z-30। 30 क्यों आएगा यहाँ पे, 15 मिलीमीटर पहले स्टेप का और 15 दूसरा स्टेप 30 मिलीमीटर, तो z-30। P7 का निकालने के लिए भी उसी प्रकार से देखना पड़ेगा। ये डाया P8 का डाया कितना है, 30 है, तो 30 डाया है तो 2 मिलीमीटर की चैम्फर है, तो 2 नहीं माइनस करेंगे हम, 4 मिलीमीटर माइनस करेंगे। 26 P7 का x26 z-30। P8 का x30 z-32, 2 मिलीमीटर, 30 यहां तक था, 2 मिलीमीटर की चैम्फर है, तो वो यहाँ पे जेड में हम 2 ही मिलीमीटर ऐड करेंगे, तो z-32। P9 में क्या करेंगे हम, P9 में x30 z-45 और P10 में x32 और z-45। तो इस प्रकार हमारे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में सारे कोऑर्डिनेट यहीं से देने हैं, जीरो ओरिजिन से। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में हमारा ओरिजिन हमारा चेंज होता रहेगा, रेफरेंस पॉइंट हमारा चेंज होता रहेगा। तो हम इंक्रीमेंटल के कैसे निकालेंगे, u0 w0। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए तो आप इजीली टर्निंग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। टर्निंग की प्रोग्रामिंग सबसे आसान है सीएनसी, क्योंकि इसमें दो ही एक्सिस हैं, एक्स और जेड। अगर आप बीएमसी मशीनिंग सेंटर की मिलिंग की, वीएमसी एचएमसी की बात करते हैं तो उसमें 3 या 4 एक्सिस होते हैं, एक्स जेड। आदमी कंफ्यूज हुआ रहता है, तो अगर किसी को सीएनसी सीखनी है तो टर्निंग सबसे अच्छा विकल्प है। टर्निंग में आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो दो ही एक्सिस हैं। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आई आपको, तो इसके बाद मैं आपके पास अपना फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते। अगर अगर किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आया तो वो कुछ भी फोन पे पूछ सकते हो, या जब भी क्लासेस लगेंगे तब पूछ सकते हो। तो अभी हम इंक्रीमेंटल में फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन आप ध्यान से इसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, मैं कह रही थी 3 बज गए हैं। 3 बज गए हैं, जी। सर एक क्वेश्चन ले तो लेते हैं। चलो अभी मेरे को थोड़ा 5 मिनट दीजिए। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। सर, एक क्वेश्चन, इसको एब्सोल्यूट सिस्टम में एक्स माइनस हो सकता है और जेड प्लस हो सकता है।
एक्स एक्स माइनस हो सकता है, माइनस फेसिंग के उसमें हो सकता है। अगर फेसिंग कर रहे हैं हम तब टूल हमारा -1 -2 जा सकता है, या रियर टूल पोस्ट यूज कर रहे हैं तो तब एक्स माइनस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इस जॉब की बात करें तो इस जॉब में जो हमारे कोऑर्डिनेट है इसमें एक्स माइनस नहीं होगा, जो मेरे सामने जॉब दिखाई दे रही है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर। और कोई क्वेश्चन है मैम? सर अभी तो यही दिख रहा है। किस चैप्टर से है पूछ रहे हैं। सर किस चैप्टर से है पूछ रहे हैं। चैप्टर से हम्म। ये टर्नर फिटर मशीनिस्ट को सी प्रोग्रामिंग कंपलसरी है, हर एक के सिलेबस में टर्नर फिटर मशीनिस्ट के। तो टर्नर फिटर और मशीनिस्ट वालों के लिए सीएनसी के क्वेश्चन हर एक के आते हैं। फिटर मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स को आते हैं, ये अभी हुआ नहीं, ये मिनिमम 2 या 3 क्लासेस लगेंगी इसकी। तो मैं नेक्स्ट क्लास कब होगी वो भी आपको अच्छा सर, वो ये कह रहे हैं आपसे बता दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर 9 दूंगा। एंड तो P10 रिपीट ये कर सीएनसी दीजिए। प्रो, हाँ सर जी, हाँ जी, एब्सोल्यूट सिस्टम में P9 और P10 रिपीट कर दीजिए। P9, P9 में एब्सोल्यूट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में है। एक्स जो है, हाँ जी, P9 में X30 है और Z-45 है। P10 में X2 है और Z-45 ही है। और कोई क्वेश्चन मैम? सर बस। तो आप लोग इस फिगर के इंक्रीमेंटल कोड यूज कर लीजिए। ये देखिए, इसको तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, अभी है 2-3 मिनट हमारे पास। यहाँ पे है, ये देखिए एब्सोल्यूट में एक्स और जेड यूज करते हैं, यू एंड डब्ल्यू यूज करते हैं। अगर आपको नहीं करना तो एब्सोल्यूट सिस्टम के लिए G90 और इंक्रीमेंटल के लिए G91 भी यूज कर सकते हो। ये देखिए वर्क पीस 0.x0 z0, इसमें स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ट्रेवल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट क्लास इसकी, अभी तो ये स्टार्टिंग है, 2 या 3 क्लासेस में, वर्चुअल क्लासेस में 2-3 घंटे में ये पूरा हो पाएगा, ताकि आपको कुछ समझ में आए। अच्छा सर, ये पूछा है P10 तो आप लोगों को समझ में आएगा। मेरी नेक्स्ट क्लास है, हाँ जी, P10 में Z45 कैसे होगा। क्योंकि लेंथ यहाँ से देखिए, मेरी पिक्चर देखिए पहले, ये 45 है, यहाँ से 0 पॉइंट से लेके P10 जो P9 है, ये लाइन देखिए, मेरे कर्सर की तरफ देखिए आप, ये 45 लेंथ, यहाँ से पहले स्टेप की लेंथ 15 है, दूसरे स्टेप की लेंथ 30 है और तीसरे स्टेप की लेंथ 45 है। तो जो P9 है, P9 में जेड की वैल्यू और P10 में जेड की वैल्यू सेम रहेगी, सर वैल्यू चेंज हो। तो x की वैल्यू P9 में X30 है और P10 में X32 है। हेलो, सर अनदर क्वेश्चन। सर आर यू एबल टू हियर। हाँ जी, हाँ जी, एक ब्लॉक में 2 M कोड हो सकते हैं। क्या जी? एक, ब्लॉक में 2 M कोड। हाँ, कोड हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। M9 ऐसे एक ही लाइन में, एक ही ब्लॉक में हो सकते हैं, एक ब्लॉक में 2 M कोड हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये आपने बता दिया था P10 में Z45 कैसे होगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा P10, P8। हाँ सर, नेक्स्ट P8 से ज्यादा होगा P9 का हाँ X। जी, देखो, P8 से ज्यादा होगा P9 का X। P8 और P9 में एक्स की वैल्यू P8 में भी X30 होगी, P9 में भी X30 होगी। एक्स की वैल्यू सिर्फ जेड ट्रेवल कर रहेगा P8 से लेके P9 में।
13 mm 13 mm ट्रेवल करेगा। अगर मैं यहाँ से बात करूं डिस्टेंस मतलब टूल जो ट्रेवल करेगा वो 13 mm ट्रेवल करेगा से लेके P9 तक। समझने वाली बात यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सिंपल है, P1 P2 P3। समझने वाली बात यहाँ पे फोर का कोऑर्डिनेट है और P7 का कोऑर्डिनेट है, ये ज्यादा वो है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि P4 का और P7 का। बाकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ये लास्ट है बस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सभी थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स का और सभी स्टूडेंट। थैंक यू। मैं 27 या 28 को इसी का सेकंड पार्ट CNC टर्निंग प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर इसका ना मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा आप, जब भी क्लास रखनी हेलो, हो। हाँ जी। सर जब भी क्लास आपको रखो मुझे व्हाट्सएप मैसेज। मैम आप मेरे को भैया आपके मैं आपको पर्सनली अपना नंबर दे रही हूँ सर। पास। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मेरा गलत है, ये नंबर गलत दिया है। सर ये करेक्ट नंबर है। कहाँ पे दिख रहा है मैम? जीरो आ रहा है बार बार, ये गलत है सर, ये जीरो। एक सेकंड सर, नंबर बार बार, एक सेकंड। सर ये ठीक है, 5 और 5 10 हो गए ना सर, ये ठीक है जो मैंने दिया ना आखिर में सबसे। ये कहाँ पे आ रहा है? मेरे मोबाइल पे सर आपको मैंने दिया है चैट विंडो पे। अच्छा, चैट विंडो पे। ठीक है मैम, आ गए ये ठीक है, मैंने देख लिया। ठीक है सर, मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। ठीक है मैम, ठीक।